हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज डेंगू। जो डेंगू है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कंडीशन होती है। मॉस्किटो बॉर्न का मतलब होता है कि जो डिजीज़ होती है ये मॉस्किटो बाइट से होती है और इसका जो अदर नेम होता है वो होता है ब्रेक बोन फीवर। इसका जो अदर नेम होता है ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पेशेंट होता है डेंगू से जो सफ़र कर रहा होता है उसके अंदर जो जॉइंट पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और पूरी बॉडी के अंदर उसे मसल पेन और जॉइंट पेन होता है, इसलिए हम इसे ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। अब इसके डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो जो डेंगू फीवर है एक मॉस्किटो बोर्न डिजीज है। जो मॉस्किटो होता है उसके बाइट करने से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होती है और जो डिजीज कंडीशन होती है एक वायरल इन्फेक्शन होता है। अब बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है इसमें हम 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज एजेंट, सेकंड वन इज होस्ट एंड थर्ड वन इज एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले यदि बात करें तो एजेंट ऑफ द डेंगू, तो यदि जो डेंगू होता है, डेंगू फीवर होता है, इसका जो एजेंट होता है पॉजिटिव एजेंट बोले तो ये होता है डेंगू वायरस, जिसे हम बोलते हैं DENV या डेंगू वायरस। इसके 4 सब टाइप होती हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो डेंगू फीवर को लीड करते हैं। तो ये था एजेंट ऑफ द डेंगू। अब बात करते हैं होस्ट कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनके अंदर डेंगू होता है। तो यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप और बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल, इनके अंदर डेंगू होने के चांसेस होते हैं। और यदि हम इसके अक्रेंस की बात करें, इंसिडेंस में बात करें तो जो एज ग्रुप होता है इसमें जो चिल्ड्रन होता है इनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू अडल्ट, और जो ऑल मेल एंड फीमेल इनके अंदर ये देखा गया है। तो ये था इसका होस्ट जिसमें हमने बात की ऑल एज ग्रुप एंड ऑल सेक्स मेल एंड फीमेल, इनके अंदर डेंगू होता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट कि ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जो डेंगू फीवर होता है वो ज़्यादा होने के चांसेस होती हैं, एनवायरनमेंट इसके लिए फेवरेबल होता है। तो यदि हम बात करें तो जो डेंगू फीवर होता है इसका इंसिडेंस होता है सबसे ज़्यादा रेनी सीजन के अंदर, क्योंकि रेनी सीजन के अंदर जो मॉस्किटो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए जो मॉस्किटो होते हैं वो इसको बाइट करते हैं ह्यूमन को और ये डिजीज़ आराम से ट्रांसमिट हो जाती है। तो जो रेनी सीजन होता है डेंगू के ट्रांसमिशन में वेरी हेल्पफुल होता है। सेकेंड वन इज पुअर सैनिटेशन। यदि हम प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन नहीं करेंगे और ओवर क्राउडिंग रहेगी तो जो मॉस्किटो है इनके नंबर्स बढ़ेंगे और जितने मॉस्किटो के नंबर बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे डेंगू होने के, क्योंकि मॉस्किटो बाइट भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो ये एनवायरनमेंट भी इसके लिए बेनिफिशियल होता है जिससे डेंगू 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कि ये जो डिजीज कंडीशन है इसका डेवलप होने का सोर्स क्या होता है। तो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो डेंगू फीवर है मॉस्किटो बाइट होता है। मॉस्किटो बाइट का मतलब है कि जो मच्छर के काटने से फैलता है, और जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है मॉस्किटो बाइट होता है। और जो मॉस्किटो बाइट में हम बात करें स्पेसिफिक तो जो एडिज मॉस्किटो होता है यानी जो फीमेल एडिज मॉस्किटो होता है वो जो डेंगू फीवर है इसका करियर होती है, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होती है। जब ये किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है तो इसके अंदर जो डेंगू वायरस होता है वो इसकी सलाइवा से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है और ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होने के बाद में ये डेंगू फीवर को लीड करता है। तो जो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो जो डेंगू फीवर है इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट में भी एडिज मॉस्किटो होती है जो ह्यूमन को बाइट करती है और इसकी सलाइवा में जो डेंगू वायरस होता है वो ह्यूमन के अंदर एंटर करने के बाद में इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। ये था सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जब से जो डेंगू वायरस है बॉडी के अंदर एंटर करता है और अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपेयर करता है, इस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो डेंगू फीवर होता है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 4 to 6 डेज। 4 to 6 डेज के बाद में ये अपने साइन एंड सिम्टम अपेयर करता है। तो ये था इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, इंक्यूबेशन पीरियड एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द डेंगू फीवर। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डेंगू। जो डेंगू है इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो यदि हम बात करें सबसे पहले हम इसकी स्टेज के अकॉर्डिंग इसके सिम्टम्स को देखेंगे। जो इसकी पैथोजेनेसिस होती है, इसकी डिजीज की प्रोग्रेस होती है, उस अकॉर्डिंग हमें सिम्टम दिखाई देते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज होती है डेंगू फीवर,
क्योंकि जो पेशेंट है उसके अंदर सबसे पहले फीवर अराइज होता है। तो जो फीवर होता है वो सडन और ऑनसेट होता है, लेकिन जो फीवर होता है वो हाई फीवर होता है। 103 to 104 डिग्री तक भी पेशेंट का टेम्परेचर हो सकता है। इसके बाद में फीवर के साथ में पेशेंट को वीकनेस होती है, वीकनेस के साथ में पेशेंट फैटिक हो जाएगा, और पेशेंट की जो मसल होती है और जो जॉइंट्स होते हैं इनके अंदर पेन होता है। ये इनिशियल होता है और डेंगू फीवर के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसमें पेन देखने को मिलता है इन द मसल इन द जॉइंट। इसलिए इस डिजीज को हम ब्रेक बोन डिजीज या ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। सेकेंड जो स्टेज होती है डिजीज के प्रोग्रेस के साथ में वो होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर। मतलब यहाँ पे था डेंगू फीवर, लेकिन अब जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है उसके कारण से जो प्लाज्मा लीक होता है इसके कारण से हेमरेज हो जाता है। हेमरेज होगा तो जो फीवर होगा वो सडन एंड ऑनसेट होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा, जो हो सकता है 2 to 7 डेज तक, 2 से 7 दिन तक फीवर पेशेंट के अंदर रह सकता है, जो कॉन्टिन्यूअस होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है। सेकेंड वन इज रेड स्किन एंड रेसेज। जो स्किन होती है उसका कलर भी रेड हो जाएगा और रेसेज हो जाएगा। इसका जो रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि इसके अंदर हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, जो इंटरनल ब्लीडिंग होगी उसके कारण जो स्किन है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर हो जाएगा, और सेकेंड जो रेसेज है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये आगे प्रोग्रेस करती है तो पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है एपिस्टेक्सिस एंड मेलेना। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग, क्योंकि इसके अंदर हेमरेज हो चुका है तो एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगी। और मेलेना, जब स्टूल होता है उसके अंदर यदि ब्लड प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं मेलेना। तो मेलेना की कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है थ्रोम्बोसाइटोपनिया। थ्रोम्बोसाइटोपनिया का मतलब होता है कि जो प्लेटलेट काउंट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। जो प्लेटलेट काउंट होता है वो 50,000 तक, जो 50K तक हो जाता है, 50K क्यूबिक mm तक ये जो प्लेटलेट काउंट होता है वो हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपनिया। ये थी सेकंड स्टेज, डेट इज डेंगू हेमरेज फीवर। इसमें बात की फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण रेड स्किन हो जाएगी, रेसेज हो जाएगा, एपिस्टेक्सिस होगा, मेलेना होगा, और जो प्लाज्मा लीक करता है उसके कारण होता है थ्रोम्बोसाइटोपनिया, मतलब जो प्लेटलेट काउंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज, डेट इज डेंगू शॉक। डेंगू शॉक का मतलब होता है जिसमें डेंगू फीवर स्टेज और डेंगू हेमरेज फीवर ये दोनों स्टेज कंबाइन हो जाती है, जिसके कारण जो पेशेंट है उसकी जो पल्स होती है वो भी डिक्रीज हो जाएगी और जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है वो फ्लूइड होता है वो शिफ्ट हो जाता है, तो कैपिलरी के अंदर फ्लूइड नहीं रहता, इसलिए बीपी भी लो हो जाता है। तो ये था थर्ड स्टेज, डेट इज डेंगू शॉक, जिसमें हमें देखने को मिलता है लो बीपी एंड पल्स। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डेंगू जिनकी हमने बात की है, और हमने इसकी डिजीज की पैथोजेनेसिस या इसकी प्रोग्रेसिव स्टेज के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम की बात की है। डेंगू फीवर है, इसे हम कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है क्लिनिकल हिस्ट्री। जो पेशेंट है हम उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट सफ़र कर रहा है फ्रॉम द डेंगू। और इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट से करवाते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जो मेनली हम यूज में लेते हैं वो होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंदर हमें WBC देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमें इन्फेक्शन के बारे में पता लग जाएगा, और जो पेशेंट की प्लेटलेट काउंट होती है वो भी CBC के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। यदि जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज हो गई है तो थ्रोम्बोसाइटोपनिया की कंडीशन है, और हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डेंगू। एंड लास्ट वन इज सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर जो वायरल एग्जामिनेशन होते हैं, वायरल आइसोलेशन होते हैं, ये जो सीरम एग्जामिनेशन होते हैं वो किए जाते हैं, और हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं जो पेशेंट है उसके अंदर जो डेंगू वायरस है वो है या नहीं है। तो ये थे डायग्नोस्टिक मेथड जिनके थ्रू हम डेंगू को डायग्नोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डेंगू। प्रिवेंशन के अंदर हम बात करेंगे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम यूज में लेते हैं फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ द मॉस्किटो। जो प्रिवेंशन है इसके अंदर हमने बात की थी कि जो डिजीज है ये मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन है, मतलब मॉस्किटो बाइट के कारण होता है। तो यदि हम जो मॉस्किटो है उसकी जो ब्रीडिंग साइट है या फिर मॉस्किटो की जो लार्वल साइट है, यदि हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, उनसे प्रिवेंट करके हम इजीली अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें है मॉस्किटो बाइट को कंट्रोल करना है, जो भी हमें फ्यूमिगेशन वगैरह का ध्यान रखना है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन मेंटेन करके रखना है, जो मॉस्किटो नेट होती है उसका यूज करना है, और ऐसे प्लेस में जाने से बचना है जहाँ पे जो मॉस्किटो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और सेकेंड वन इज एंटी लार्वर मेजर्स।
जो मॉस्किटो के लार्वा हैं यदि हम उन्हें ही डिटेक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम जो मॉस्किटो है उनसे ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल जो इसका मतलब है कि हमें यदि मच्छरों से कंट्रोल पा लें तो हम इजीली डेंगू से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन फैक्टर होता है वो होता है मॉस्किटो बाइट। तो जो हम मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट से जो लार्वा है यदि उनको प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर दें, प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन करके रखें, मॉस्किटो नेट यूज में लें तो ईजिली हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। जो पर्सन है यदि उसके अंदर डेंगू हो गया है तो उससे पहले तो हम आइसोलेट करके रखेंगे जिससे उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा ट्रांसमिट ना हो, और जो मॉस्किटो वगैरह है उनको दूर रखेंगे। तो मॉस्किटो नेट वगैरह यूज कर सकते हैं जिससे अदर लोग हैं उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन ना हो। लेकिन अब जब मैनेजमेंट करते हैं तो हमने बात की एक इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको हाई ग्रेड फीवर होता है तो हम यूज़ में करेंगे एंटीपायरेटिक ड्रग्स। जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है जो फीवर को कम करने में काम में ली जाती है, तो हम ये इसमें यूज़ में लेंगे। और पेशेंट के अंदर वीकनेस हो गई थी, पेशेंट फैटिक था, तो इस वीकनेस को दूर करने के लिए हम पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। थर्ड वन हम यूज़ में लेते हैं फ्लूइड्स, क्योंकि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड था वो लीक हो रहा था, प्लाज्मा लीक हो रहा था, तो पेशेंट की बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। तो हम पेशेंट के अंदर यदि फ्लूइड ट्रांसमिट करते हैं तो इजीली हम उसे डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, और यदि डिहाइड्रेशन प्रॉपर हो जाएगा तो पेशेंट शॉक में भी नहीं जाएगा। लास्ट वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है तो जो प्लाज्मा काउंट होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यदि हम पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यदि पेशेंट के अंदर हेमरेज की कंडीशन हो रही है तो हम प्रॉपरली ब्लड ट्रांसफ्यूज करके पेशेंट को इजीली ट्रीट कर सकते हैं फ्रॉम द डेंगू। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू, जिसमें हमने बात की एंटीपायरेटिक ड्रग्स, प्रॉपर रेस्ट, फ्लूइड्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है डेंगू वो कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है या कोई टॉपिक आप बताना चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाई जाए, उसके सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।